नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो अन्य लेखक हैं साहित्य के इतिहास के, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ और छपरा जिला बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनका जन्म हुआ। देहांत 1979 ईस्वी में माना जाता है। 19 मई को इनका देहांत हुआ। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो साहित्य से संबंधित है वो 3 इनके ग्रंथ है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसका समयकाल 1952 ईस्वी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 ईस्वी में लिखा गया। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1953 ईस्वी की इनकी रचना है। तो अगर क्रमानुसार देखें तो सबसे पहले है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद है उद्भव और विकास, और तीसरा क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। काल विभाजन की अगर बात करें तो इन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, कुछ उसका अनुकरण किया है और 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया है समय को या हिंदी साहित्य को, जिसमें सबसे पहले इन्होंने आदिकाल माना है, जिसको वीर गाथा काल कहा है आचार्य शुक्ल ने, उसे इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। और इसका समयकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी स्वीकार किया है। दूसरा इन्होंने भक्ति काल, जिसका समय काल 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक है। तीसरा है रीति काल, 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और उसके बाद आता है आधुनिक काल, 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक के समय काल को इसमें इन्होंने शामिल किया है। अब अगर इनके बारे में विशेष तथ्यों की अगर हम जानने की प्रयास करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय रही है। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की तथा सरकार ने इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथन है कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास जी की समन्वय भावना से ये प्रभावित हैं और यही बात इन्होंने यहाँ पर अपने विचार में प्रकट की है। इनको जो सम्मान दिए गए, 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा इनको टैगोर सम्मान दिया गया और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र का जो जन्म काल है 1915 ईस्वी है और इनके देहांत की अगर बात करें तो 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी में। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, वृहद यानी बड़ा इतिहास, कितने भागों में है? 10 भागों में है। 1973 ईस्वी में इसका रचना काल माना जाता है। दूसरी इनकी जो हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। और तीसरी है रीति काव्य की भूमिका। अगर काल विभाजन की बात करें तो इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इन्होंने लिया है आदिकाल लिया है। इसका समयकाल इन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार किया है। उसके बाद दूसरा जो कालखंड है वो भक्ति काल है और भक्ति काल का समय इन्होंने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार किया है। उसके बाद रीति काल माना है। रीति काल का समय 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने माना है। उसके बाद आता है चौथा जो है वो आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक इन्होंने स्वीकार किया है और इसके 4 उपभाग किए हैं जो आधुनिक काल है। सबसे पहला इन्होंने पुनर्जागरण काल, इसे जो भारतेंदु युग है या भारतेंदु काल है, इसे क्या कहा है? पुनर्जागरण काल, 1857 से 1900 ईस्वी तक स्वीकार किया है। उसके बाद दूसरा आता है जागरण सुधार काल या इसे द्विवेदी काल भी है, द्विवेदी काल नाम दिया है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय काल है। इसका समय काल इन्होंने माना है 1900 से लेकर 1800 ईस्वी तक स्वीकार किया है। उसके बाद आता है छायावाद काल। छायावाद काल का समय काल इन्होंने माना है 1918 से 1938 ईस्वी तक स्वीकार किया है। उसके बाद छायावादोत्तर काल, और छायावादोत्तर काल को अगर हम देखें
छाया के वाद के बाद के काल को इन्होंने छायावाद के बाद के काल को इन्होंने छायावादोत्तर काल कहा है और इसे दो भागों में विभाजित किया है। 1938 से लेकर जो 1953 तक का समय काल है इसे इन्होंने प्रगति प्रयोग काल कहा है और दूसरा जो है 1953 से लेकर अब तक इन्होंने नवलेखन काल के नाम से अलंकृत किया है या नामकरण इसका दिया है। तो ये आप विशेष बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि अब से पहले जो हमने विद्वानों के द्वारा नामकरण की बात की गई थी या काल विभाजन की बात अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने आधुनिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को अलग अलग खंडों के हिसाब से 4 उपभागों में बांटा है और जो चौथा उपभाग है छायावादोत्तर काल उसके भी 2 भाग किए हैं। प्रगति प्रयोग काल को एक टाइम पीरियड यानी 1938 से 1953 तक में रखा है और 53 के बाद के समय को नवलेखन काल इन्होंने कहा है। अब अगर विशेष तथ्य की बात करें तो इन्होंने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर इनको शोध इन्होंने किया जिसकी उपाधि इन्होंने प्राप्त की। रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर इन्होंने शोध किया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में ध्यान में रखना है। इनका सबसे बड़ा जो इतिहास ग्रंथ है वो 10 भागों में विभाजित है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। काल विभाजन के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने भी 4 भागों में बांटा है लेकिन आधुनिक काल को फिर इन्होंने 4 उपभागों में बांटा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने शोध किस विषय पर प्राप्त किया है? रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव पर। उसके बाद आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो इनका जन्म काल क्या है? 15 सितंबर 1905 सागर जिला मध्य प्रदेश में है। देहांत इनका 1990 ईस्वी में माना जाता है या 1990 में हुआ। अब अगर बात करें रचना की, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास काफी प्रसिद्ध रचना है जिसका प्रकाशन कब किया गया? 1938 ईस्वी में। पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया 1963 में। अगर हम कृतियां देखें इनकी, काव्य में अंजलि, हिमहास, निशीथ, जोहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाशगंगा, रूपराशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। काल विभाजन की अगर बात करें तो इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला इन्होंने माना है संधि काल या चारण काल। संधि काल का जो समय काल है इन्होंने 750 विक्रम संवत से 1000 तक रखा है। चारण काल का समय 1000 से लेकर 1375 तक। उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में इन्होंने विभाजित किया है। आधुनिक काल में विभाजित जो इन्होंने किया है वो समय इन्होंने 1900 से अब तक स्वीकार किया है, यानी विक्रम संवत अब से 1900 से लेकर अब तक के समय काल को इन्होंने आधुनिक काल में शामिल किया है। अब अगर विशेष तथ्य की बात करें तो इस रचना में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक को कालावधि का जो वर्णन किया गया है, अर्थात ये अधूरी रचना है क्योंकि इसमें जो समय काल लिया गया है वो 693 से लेकर 1693 तक है, जिसमें केवल आदि काल और भक्ति काल का ही उल्लेख है। इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को क्या कहा है? चारण काल। और उससे पूर्व के काल को चारण काल यानी वीर गाथा काल से पहले के काल को इन्होंने संधि काल कहकर पुकारा है। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश इन्होंने किया है, जबकि बाकी जो है वहां पर अपभ्रंश की रचनाएं नहीं है। हिंदी साहित्य की बात चल रही है लेकिन इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं को भी शामिल किया है। अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इन्होंने भक्ति काल को निर्गुणाश्रय ज्ञानाश्रय काव्यधारा को संत काव्यधारा और प्रेमाश्रय यानी निर्गुण जो ज्ञानाश्रय काव्यधारा है उसको इन्होंने संत काव्यधारा और प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहकर पुकारा है।
इन्होंने अपनी पहली किताब मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में लिखी, देश सेवा शीर्षक से। उसका शीर्षक क्या दिया था? देश सेवा, जिस पर इन्हें 51 रुपये पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ ध्यान रखें कि इनकी पहली किताब कौन सी, 17 साल के थे तभी इन्होंने देश सेवा नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। इसके साथ इन्होंने पहला कवि किसको स्वीकार किया है? स्वयंभू को स्वीकार किया, लेकिन स्वयंभू अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए कवि हैं, तो हिंदी साहित्य में ये शामिल नहीं होते। दूसरा, इसमें जो समयकाल लिया है वो समयकाल भी बाकी जो लेखक हैं उनसे अलग या कम समय को इन्होंने शामिल किया है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान करें कि इन्होंने हिंदी साहित्य काल को 4 भागों में संधि काल और चारण काल, 5 हम इसे नहीं, संधि और चारण काल एक ही शामिल कर लिया है। दूसरा भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर हम 4 भाग इनके लेंगे। संधि काल को अगर अलग लिखते हैं, चारण काल को अगर लिखते हैं तो 5 भाग बनते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष कब है? 1931 ईस्वी है। अन्य रचनाओं में देखें तो साहित्य प्रकाश है जो कि 1931 में प्रकाशित हुई, और साहित्य परिचय 1931 में। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समयकाल क्या है? 1931। तीनों ही रचनाओं का समयकाल वैसे 1931 है। काल विभाजन इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 3 प्रधान कालखंडों में बांटा गया। प्रत्येक के 2-2 नाम रखकर प्रत्येक को 2-2 उपभागों में विभाजित किया। जैसे इन्होंने पहला नाम क्या दिया? आदिकाल। ये, और इसे क्या कहा है कि ये हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था है। इसको 2 भागों में बांट दिया, पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल में 1000 विक्रम संवत से लेकर इन्होंने 1200 विक्रमी संवत तक स्वीकार किया है। उत्तरार्ध काल का जो समय है विक्रमी संवत 1200 से लेकर 1400 तक इन्होंने स्वीकार किया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या विभाजन किया है? मध्यकाल। मध्यकाल को इन्होंने हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा है, और फिर इसे 2 भागों में बांट दिया, पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल। पूर्वार्ध मध्यकाल विक्रमी संवत 1400 से लेकर 1600 तक स्वीकार किया है, और उत्तरार्ध मध्यकाल विक्रमी संवत 1600 से लेकर 1800 तक स्वीकार किया है। तीसरा जो इन्होंने कालखंड विभाजन किया है वो है आधुनिक काल, और इसे हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, युवावस्था कहा है। इसको भी 2 भागों में बांटा है, परिवर्तन काल, जिसका समयकाल विक्रमी संवत 1800 से लेकर 1900 तक, और वर्तमान काल यानी विक्रमी संवत 1900 से लेकर अब तक इन्होंने स्वीकार किया है। अगर आप यहाँ पर ईस्वी में लिखना चाहते हैं तो 57 साल यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको ईस्वी प्राप्त होगा, तो आप यहाँ ईस्वी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने विक्रमी संवत से इसे स्वीकार किया है, तो ये बात आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इनके जो विशेष तथ्य है। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल भी कहा है और रीति काल को कला काल कहकर पुकारा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जय काव्य काल कम पूछा जाता है, लेकिन रीति काल को कला काल किसने कहा है ये काफी महत्वपूर्ण है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, कई बार पेपर में भी आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी ध्यान में रखें कि आदिकाल को जय काव्य काल भी कहा है, किसने? रसाल ने। इन कवियों एवं लेखकों की कृतियों के इन्होंने जो इनका ग्रंथ है, इन्होंने कवियों और लेखकों की कृतियों के उदाहरण इसमें शामिल नहीं किए। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की अगर बात करें तो इनका जन्मकाल माना जाता है 15 जुलाई 1928 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान को आधार बनाकर, या इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम दिया है वैज्ञानिक इतिहास। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 2 इसके खंड है। प्रकाशन कब हुआ? 1965 ईस्वी में। काल विभाजन की बात करें तो इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक काल, जिसका समयकाल 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 तक है। और आधुनिक काल इन्होंने कब माना है? 1857 ईस्वी से अब तक स्वीकार किया है। लेकिन इनकी जो पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। अब अगर बात करें इनके विशेष तथ्य की, तो इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य, जिसको इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है, 3 श्रेणियों में से विभाजित किया है। एक तो धर्माश्रित काव्य,
दूसरा राज्याश्रित काव्य और तीसरा लोकाश्रित काव्य। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो धर्माश्रित यानी जो धर्म पर आधारित इस समय की रचनाएं हैं। राज्य आश्रित जो राजकवि थे या राज्य के आश्रित कवि थे, उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में जो काव्य लिखा। और लोकाश्रित यानी जो लोगों पर आश्रित जो काव्य है या लोगों को जो भावनाओं को ध्यान में रखकर जो काव्य लिखा गया वो लोकाश्रित काव्य है। ये जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है। विशेष उपलब्धियों की अगर बात करें तो हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर इनकी पीएचडी है, जो कि 1959 ईस्वी में उन्होंने प्राप्त की थी, 1959 में। तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे रसाल जी के बारे में। इसके साथ इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जिसमें पहली है रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 ईस्वी में, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं, महादेवी नया मूल्यांकन और हिंदी साहित्य का विकास। ये इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इनका समयकाल आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, भारतीय काव्य शास्त्र का एवं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। इसके साथ साथ जो महादेवी एक नया मूल्यांकन है, हिंदी साहित्य का विकास, ये रचनाएं आप यहाँ विशेष तौर पर ध्यान में रखें। उसके बाद बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास की। देखिए बाबू श्याम सुंदर दास की अगर बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी से 1914 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य जिसका प्रकाशन क्या है 1920 ईस्वी है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य, यहाँ कोविद रत्नमाला को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। काल विभाजन की अगर बात करें तो इन्होंने आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग, आदि काल को इन्होंने आदि काल नहीं कहा, आदि युग कहा है और इसे वीर गाथा काल माना है। पूर्व मध्य युग को इन्होंने भक्ति काल माना है, उत्तर मध्य युग को रीति काल और आधुनिक युग को नवीन विकास काल कहा है। विक्रमी संवत में इन्होंने स्वीकार किया 1050 से 1400 तक। पूर्व मध्यकाल वो विक्रमी संवत 1400 से लेकर विक्रमी संवत 1700 तक। उत्तर मध्यकाल विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक स्वीकार किया है। आधुनिक काल जिसे नवीन विकास काल कहा है, इसका जो समयकाल इन्होंने माना है विक्रमी संवत 1900 से लेकर अब तक स्वीकार किया है। तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके साथ साथ आप लोगों की ये डिमांड रहती है कि आपको पीडीएफ भी दिया जाए, तो मैं उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।